आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे साइक्लिक यौगिक यानी चक्रीय यौगिक, इसको हिंदी में बोलेंगे, अंग्रेजी में साइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। तो आज हम लोग साइक्लिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखते हैं चक्रीय यौगिक। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एकल चक्रीय संतृप्त यौगिक का नाम संबंधित विवृत श्रृंखला एल्केन के नाम के प्रारंभ में साइक्लो पूर्वलग्न लगाकर प्राप्त करते हैं। तो जितने भी हमारे एकल चक्रीय संतृप्त यौगिक, इसका मतलब कि एक ही साइकिल होगी और किसी भी प्रकार का डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। संतृप्त यौगिक का मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड, जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो वही कह रहा है कि एकल संतृप्त यौगिक का नाम संबंधित विवृत श्रृंखला एल्केन के नाम के प्रारंभ में साइक्लो पूर्वलग्न लगाकर प्राप्त करते हैं। यदि पार्श्व श्रृंखलाएं उपस्थित हों तो उपरोक्त नियमों का पालन हम करते हैं। कुछ चक्रीय यौगिकों के नाम नीचे दिए गए हैं। तो नीचे जो साइक्लिक कंपाउंड नीचे बनाए गए हैं, तो इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और कैसे नाम लिखते हैं इसको पहले समझें, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे एग्जाम्पल दिया गया है। तो इसमें देखिए अगर हम संख्या गिने कि कितने हमारे कार्बन हैं, तो 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन है और सर्किल में पूरा बंद हो गया है, खुला नहीं है, यानी नॉर्मल चेन नहीं है। तो हम इसके लिए जैसा ऊपर पढ़ा है कि पूर्व लग्न में साइक्लो लगाना है। पूर्व का मतलब पहले ही, तो पहले ही प्रीफिक्स इसको अंग्रेजी में बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग साइक्लो लगाएंगे और वैसे ही लिखेंगे जैसे नॉर्मल चेन में लिखते थे। 5 होते थे तो पेंटेन, 6 होते थे तो हेक्सेन, 7 होते थे तो हेप्टेन, 8 होते थे तो ऑक्टेन, 9 होते थे तो नोनेन। इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर चूंकि 5 हैं इसलिए साइक्लोपेंटेन नाम दिया जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं। तो आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन की एक साइकिल है जो कि बंद है तभी साइकिल वर्ड यूज किया जा रहा है। इसमें एक इधर ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए एक श्रृंखला बनी हुई है। तो जब एक ही लकीर खींची होती है तो हमने आपको बताया था उसका मतलब होता है कि वहाँ पर CH3 ग्रुप है। और यहाँ पर देखिए एक लाइन इधर एक लाइन इधर, इसका मतलब कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी हो गई। तो 2 बची हैं, तो जो बची हैं उसको हम किससे पूरा करेंगे? हाइड्रोजन से। तो इसलिए CH2 यहाँ पर लिख दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 लाइनें खींची हैं, यानी 2 संयोजकता पूरी है, 2 बची है, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन से पूरी होगी। CH2 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर एक लाइन है, तो यहाँ पर इसका मतलब 3 हाइड्रोजन होंगे, तो CH3 लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग पूरा करते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हम नाम कहाँ से लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए नाम, ये जो मेथिल ग्रुप लिखा है वहाँ से जुड़ा हुआ है, वहाँ से नाम लिखना शुरू किए हैं। तो 1, 2, 3, तीसरे नंबर पर यहाँ पर प्रोपिल 3 है तो प्रोपिल वर्ड यूज करेंगे। 4 होते तो ब्यूटिल, 5 होते तो पेंटिल। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 है तो प्रोपिल वर्ड। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 1 मेथिल 3 प्रोपिल। तो 1 पर मेथिल है तो 1 मेथिल कर दिया, 3 पर प्रोपिल है तो 3 प्रोपिल कर दिया। डॉट डॉट करके वैसे लिखना है जैसे डैश बनाते हैं। और 6 कार्बन की ये श्रृंखला है, साइकिल है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6।
6 कार्बन की श्रृंखला है, तो इसलिए 6 के लिए है, और कहीं भी सिंगल बॉन्ड के अलावा नहीं यानी नॉर्मल है, तो हेक्सेन वर्ड यूज करेंगे। तो 1 मेथिल 3 प्रोपिल हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझना जरूरी है कि यहाँ पर जो पहली संख्या है हमारी मेथिल की तरफ हमने 1 लिखा, और जो प्रोपिल है उसकी तरफ हमने 3 लिखा है। तो जैसा कि अंग्रेजी वर्णमाला में हमने बताया था आपको कि हम जब लिखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला में ABCD लिखते समय जो पहले आएगा उसको पहला नंबर दें। तो प्रोपिल में P पहला आएगा, मेथिल में M पहला आएगा, तो MNOP यानी P बाद में आ रहा है, M पहले आ रहा है, इसलिए पहला नंबर इसको मिला है। तो इस बात को हमें समझना है। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ बता रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अंकन करेंगे, तो यहाँ पर इसीलिए इसको 1, इसको 2, इसको 3 मिला है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह बनाया गया है, तो अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए CH3 होगा, क्योंकि एक लकीर है तो 3 कार्बन होंगे तब 4 कार्बन, 3 हाइड्रोजन होंगे तब कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम CH3 जब लिखेंगे तभी कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें जहाँ जहाँ 2 लकीरें हैं तो यहाँ पर CH2 होगा, CH2 होगा, CH2 होगा, CH2 होगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर CH होगा, 3 वैलेंसी पूरी, यहाँ पर CH2 होगा, यहाँ पर CH3 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं। तो ऐसे जब हम इसको लिख देंगे, अब देखें यहाँ पर मेथिल जुड़े हैं और यहाँ पर ये एथिल हो जाएगा, यहाँ पर एथिल है, तो इसको समझेंगे। तो चूंकि यहाँ पर एथिल जुड़ा हुआ है तो इसको कैसे नाम लिखेंगे इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए इधर से नाम जब लिखते हैं, 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हैं तो 1 2 3 यहाँ पर इस तरह से संख्या लिखी गई है, तो इसको पहली संख्या दी गई है, 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं 1 2 3, और ये एथिल वाले को बाद में दी गई है। और देखिए नाम लिखा गया है, चूँकि एथिल में हमारा ई के बाद यम आता है, मेथिल में यम बाद में आता है, इसलिए एथिल को पहले लिखेंगे। तो देखिए 3 एथिल, अब 2 मेथिल जुड़े हुए हैं तो 1,1 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन, ये लिखा गया है यहाँ पर नाम। अब नीचे देखिए बता रहा है कि हम संख्या अगर इधर से लिखते 1 2 3 तो 1 पर एथिल आ जाता, 3 पर मेथिल आ जाता, तो 1 एथिल 3,3 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन। ये लिखना गलत है, ये लिखना गलत है हमारे हिसाब से, इनके हिसाब से, NCERT के हिसाब से, कि 1 एथिल 3,3 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन लिखना गलत। चूँकि यहाँ पर 2 मेथिल आ गए हैं इसलिए इनको वरीयता ज़्यादा दी गई है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए हम डाई मेथिल लिख रहे हैं, तो जो D है वो ABCDE, ई एथिल का ई बाद में आता है और डाई का D पहले आता है, तो इसलिए पहला नंबर हम यहाँ पर देंगे 1 2 3 4। 2 मेथिल है तो डाई चूँकि लिखा जाना है इसलिए इसको हमने पहला नंबर दिया, तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार से 3 एथिल 1 1 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन, और जब 2 चीज़ें एक साथ लिखते हैं तो बीच में कामा लिखते हैं, ये नाम सही है। 1 एथिल 3,3 डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन गलत है, इस बात को समझना है। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है अंडरलाइन कर लीजिए कि सही क्या है और गलत क्या है। तो ये हम लोगों ने समझा। अब देखें आगे हम लोग बढ़ते। अब हमारा आ जाता है ये उदाहरण, तो इस उदाहरण को समझेंगे और करने का प्रयास करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कुछ हाइड्रोकार्बन के IUPAC नाम तथा संरचनाएं नीचे दी गई हैं, कारण सहित बताइए कि कोष्ठक में दिए गए नाम अशुद्ध क्यों हैं। तो कोष्ठक में दिए गए नाम अशुद्ध क्यों हैं, ये चीज़ हमको समझ के बताना है। तो क्यों ये नाम गलत हैं, इस चीज़ के बारे में हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें कह रहा है 2,5,6 ट्राईमेथिल ऑक्टेन और 3,4,7 ट्राईमेथिल ऑक्टेन गलत है। तो हम इसको देखते हैं। तो हमने पीछे पढ़ा था कि जिधर से श्रृंखलाएं ज़्यादा होंगी हम नामकरण उधर से ही करते हैं, और बड़ी से बड़ी श्रृंखला हम लोग चुनते हैं, उसे हम जनक श्रृंखला कहते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ा था। तो कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है, इस चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इधर से नाम लिखें तो दूसरे नंबर पर यह मेथिल ग्रुप पड़ता है, अगर इधर से नाम लिखें तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर पड़ रहा है, इसलिए हम नज़दीक जो पड़ेगा उधर से लिखेंगे। तो यहाँ से नंबर लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लिख लिया हमने। अब देखते हैं तो दूसरे नंबर पर मेथिल पड़ रहा है तो 2 कामा, पाँचवें नंबर पर मेथिल है तो 5 कामा, छठवें नंबर पर भी मेथिल है तो 6। अब 3 मेथिल है तो कामा कामा लगा के ट्राई वर्ड यूज करेंगे 3 के लिए, और मेथिल ग्रुप था मेथिल के लिए, और पेरेंट चेन में 8 कार्बन है और कहीं भी सिंगल बॉन्ड के अलावा नहीं है तो ऑक्टेन लिखेंगे। अब अगर इधर से नाम लिखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये फिर हो जाएगा 3 मेथिल 3 कामा 4 कामा 7 3 कामा 4 कामा 7 ट्राई मेथिल ऑक्टेन। ये गलत है क्योंकि इधर से नंबर लिखने पर हमारा ये मेथिल ग्रुप पास में पड़ रहा है, तो जिधर से पास में पड़ेगा उसी को हम लोग उसी तरफ से हम लोग लिखना प्रारंभ करेंगे। अब देखिए आगे देखते हैं, ये श्रृंखला में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखना शुरू करेंगे हम फिर से। तो इधर से लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पर एथिल पड़ रहा है, पाँचवें नंबर पर मेथिल पड़ रहा है, और 7 कार्बन है हमारी जनक यानी पेरेंट चेन में। तो 3 पर एथिल है, 5 पर मेथिल है, और 7 है तो हेप्टेन लिख दिया गया। अब देखिए हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर तीसरे नंबर पर हमारा मेथिल पड़ रहा है, इधर से तीसरे नंबर पर हमारा एथिल पड़ रहा है। तो चूंकि एथिल में ई जो है मेथिल के यम से पहले आता है अंग्रेजी अक्षर में, इसलिए इधर से लिखना हमें ज़्यादा उचित रहेगा। इसलिए नॉमेनक्लेचर में हम इधर से लिखेंगे क्योंकि एथिल ग्रुप जो है वो ज़्यादा नज़दीक पड़ रहा है इधर से, और अंग्रेजी की वर्णमाला में ई पहले आता है एम की तुलना में, तो ई वाला जो नाम होगा उसे कम नंबर मिलना चाहिए, इसलिए ये वाला हमने जो लिखा है वो सही है, नीचे वाला गलत है। तो इसलिए 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन सही है, 3 मेथिल 5 एथिल यानी 5 एथिल 3 मेथिल हेप्टेन गलत है। तो क्यों गलत है ये बात हमको समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 2 5 6 लघुतम अंक 3 5 7 की अपेक्षा न्यून है। तो 2 5 6 कम है, 3 5 7 ज़्यादा है। तो पहला जो हमने लिखा था इसीलिए उधर से नाम लिखा था। अब देखिए खा वाले में क्या बता रहा है, बता रहा है प्रतिस्थापित समूह तुल्य स्थितियों में है। इस दशा में क्रमांकन उस छोर से आरंभ करते हैं
जिस छोर से वर्णमाला क्रम में पहले आने वाले समूह को न्यूनांक मिले। तो वर्णमाला क्रम मतलब ABCD जो लिखते हैं हम अल्फाबेट, तो उसमें चूंकि एथिल का ई पहले आता है तो इसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो इधर से लिखने में 3 नंबर मिलता है, इधर से लिखने में 5 नंबर मिलता है, इसलिए इधर से लिखना उचित माना जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं। अब देखिए आगे आ जाता है क्रियात्मक समूह से युक्त कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। तो फंक्शनल ग्रुप जहां पर जुड़े होंगे, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स, क्रियात्मक समूह जब जुड़े होंगे, जैसे OH जुड़ा हो, CHO जुड़ा हो, NH2 जुड़ा हो, जितने फंक्शनल ग्रुप हैं, COOH जुड़ा हो, इनको क्रियात्मक समूह कहते हैं। इनकी वजह से पूरी चेन की क्रियाविधि नियंत्रित होती है, इसीलिए इन्हें क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़े हों तो उनको हम लोग कैसे लिखते हैं, इस बात को समझना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि किसी कार्बनिक यौगिक में परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जिसके कारण उस यौगिक की विशिष्ट रासायनिक अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, उस समूह जिसकी वजह से पूरे जो चेन के साथ यौगिक है उसकी अभिक्रिया प्रदर्शित होती है, उसे क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। कह रहा समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिक समान अभिक्रियाएं देते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि CH3OH, CH3CH2OH, CH3 का होल ट्वाइस CHOH, इन सभी में OH क्रियात्मक समूह है, जिसके कारण वे सभी सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्रियात्मक समूह पूरे यौगिक की अभिक्रियाशीलता को निर्धारित करता है या नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। और चूंकि ये क्रियात्मक समूह जहाँ जहाँ भी लगे होंगे, भले ही चेन बदल जाए, लेकिन अगर ये क्रियात्मक समूह सेम है तो अभिक्रियाशीलता सेम होती है। जैसे कि बता रहा है कि CH3OH, CH3CH2OH, CH3 का होल ट्वाइस CHOH, इन सभी में चूंकि OH क्रियात्मक समूह है, जिसके कारण वे सभी सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। तो देखिए चेन बदल गई, OH सेम ही है, फिर भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन सारे यौगिकों में मुक्त हो रही है। तो ये हमें समझना जरूरी है। आगे कह रहा है कि क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के कारण कार्बनिक यौगिकों को क्रमानुसार विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अब क्रियात्मक समूह के आधार पर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन्हें हम अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है कि कुछ क्रियात्मक समूह उनके पूर्व लग्न और अनुलग्न, यानी प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगा हो, सफिक्स मतलब जो बाद में लगा हो। जैसे कार्बोनिल, तो निल बाद में है तो ये सफिक्स है। लेकिन जैसे एथिल, ये साइक्लोपेंटेन, प्रोपिल हेक्सेन, तो प्रोपिल पहले है तो ये प्रीफिक्स है। तो इस प्रकार जो पहले लगेगा वो प्रीफिक्स है, जो बाद में लगेगा वो सफिक्स है। तो वही कह रहा है कि कुछ क्रियात्मक समूह उनके पूर्व लग्न और अनुलग्न तथा कुछ कार्बनिक यौगिकों के नाम उन जिनमें वे उपस्थित है सारणी 8.4 में दिए गए हैं। तो हम ये सारणी 8.4 देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो ये देखिए सारणी 8.4 दिख रही है, तो इसको देख करके हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर एल्केन है, क्रियात्मक समूह की संरचना सीधा लाइन है। IUPAC समूह पूर्व लग्न सीधा लाइन है। IUPAC अनुलग्न एन लिखेंगे इसके साथ में एन। इसको इंग्लिश वाली बुक में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एन लिखेंगे, IUPAC
ग्रुप सफिक्स मतलब बाद वाला, प्रीफिक्स मतलब पहले वाला, अनुलग्न भी इसको हिंदी में कह रहा है सफिक्स को। तो एन लिखेंगे, जैसे 1 2, यहाँ पर CH2 2 बार यानी 4 कार्बन हो गए नॉर्मल चेन में, तो ब्यूटेन लिखा है। एल्कीन ईन आ गया, देखिए तो डबल बॉन्ड है तो ईन होगा। तो यहाँ पर पहले देखिए लकीर खींची है, सफिक्स कुछ नहीं होगा, प्रीफिक्स सफिक्स में ईन होगा। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, तो पहले कार्बन पर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 1 ईन होगा। 4 है तो ब्यूट, और पहले नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 1 लिख दिया, और डबल बॉन्ड के लिए ईन लिखते हैं तो ईन लिख दिया। एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रीफिक्स में कुछ नहीं लिखेंगे, सफिक्स यानी बाद में आइन लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3 है, तो पहले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है और 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 के लिए ब्यूट, और पहले कार्बन पर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो 1, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं तो आइन लिख दिया, तो नाम हो गया ब्यूट 1 आइन। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है हाइलाइट। अब हाइलाइट का मतलब है कि हाइलोजन वाले, तो यक्स की जगह हम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब लिखेंगे, जो 7वें ग्रुप वाले थे हाइलोजन। तो इनके लिए हम जो पूर्व लग यानी सफिक्स होगा उसमें हाइलो लिखेंगे, और जो अनुलग यानी पूर्व लग यानी प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स उसमें हाइलो लिखेंगे, और बाद यानी अनुलग सफिक्स में इल हाइलाइट लिखेंगे। अब देखें यहाँ पर समझना है कि CH3 CH2 CH2 Br है तो ब्रोमीन लगा है। अब जिधर फंक्शनल ग्रुप होगा उधर से ही नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है तो ब्यूटेन होगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। पहले कार्बन पर ब्रोमीन लगा है तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब देखें यहाँ पर एल्कोहल है तो एल्कोहल के लिए OH लिखते हैं। तो प्रीफिक्स की बात करें तो इसको हाइड्रॉक्सी लिखेंगे, और सफिक्स की बात करें तो ऑल लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए CH3 CH2 CHOH CH3 है, तो यहाँ पर हम इसको तोड़ करके थोड़ा सा लिखें, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे CH3 CH2 CH, जाहिर सी बात है इसमें सिर्फ CH है, इसका मतलब OH इसी में जुड़ा होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन आ जाएगा तो 1 2 3, और अभी एक और आगे खींचेंगे ऐसे, ये CH3 लिख सकते हैं इस तरह से। अब इसका जो अगर हम नाम लिखेंगे तो जिधर से ये OH फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4, तो ये 4 नंबर लिख दिए। तो दूसरे पर OH लगा है, OH के लिए ऑल लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है और 4 में सब में सिंगल बॉन्ड है, तो N लिखेंगे। 4 के लिए ब्यूट लिखेंगे तो ब्यूटेन, और 2 नंबर पर OH लिखा है तो 2, और OH के लिए ऑल लिखेंगे तो ऑल लिखा, तो ब्यूटेन 2 ऑल इसका नाम हो गया। तो इस प्रकार से हम इसका नाम लिखते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, बहुत सारे नाम हैं तो इनको हम सारे नामों को समझ लेते हैं। तो एल्कोहल तक लिखिए। अब हैलाइड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को CHO ग्रुप है, इसका प्रीफिक्स फार्मिल होगा या ऑक्सो लिखेंगे, और अगर बाद में लिखेंगे तो अल लिखेंगे AL, ये ध्यान। तो देखिए एल्डिहाइड में CHO ग्रुप होगा तो उसे हम एल्डिहाइड कहेंगे, और पहले जब लिखना होगा तो हम इसे फार्मिल या ऑक्सो लिखेंगे, बाद में L लिखेंगे। अब देखिए 4 कार्बन की श्रृंखला है और सब में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो जाएगा, और चूंकि CHO है तो CHO के लिए अल लिखते हैं तो ब्यूटेनल हो जाएगा। अब ये देखिए C डबल बॉन्ड O लिखा हो और इधर डबल कार्बन की श्रृंखला हो तो इसे हम कीटोन बोलते हैं। अभी तक सब सिंगल सिंगल लकीर थी, यहाँ पर देखिए डबल है
तो ऐसा होगा अगर तो हम इसे ऑक्जो बोलेंगे, प्रीफिक्स में अगर लिखेंगे तो ऑक्जो वर्ड यूज करेंगे, और सफिक्स यानी बाद में लिखेंगे तो ओन वर्ड यूज करेंगे, ओन। जैसे ये 4 कार्बन की श्रृंखला है, यहाँ पर कीटोन लगा है तो ब्यूटेन 2 ऑन कहेंगे इसे। 1 2 3 4, 4 कार्बन सब सिंगल बॉन्ड में, तो इसके लिए ब्यूटेन वर्ड। और दूसरे कार्बन पर यहाँ पर देखिए इसको इस तरह लिखा जाएगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये 1 2 3 4, तो दूसरे पर कीटोन ग्रुप है C डबल बॉन्ड O। देखिए एक लकीर इधर एक लकीर इधर, जैसे यहाँ पर 2 लकीरें हैं, तो यहाँ पर ब्यूटेन 2 ऑन हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑन। ब्यूटेन 4 कार्बन की वजह से, और दूसरे पर कीटोन है, कीटोन के लिए बाद में ऑन वर्ड यूज करेंगे तो ब्यूटेन 2 ऑन इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं। अब नाइट्राइल ग्रुप होगा C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको पहले लिखेंगे प्रीफिक्स में तो साइनो, बाद में लिखेंगे सफिक्स में तो नाइट्राइल लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, यहाँ नाइट्राइल ग्रुप वाला भी कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 5 कार्बन हो गए, तो पेंटेन नाइट्राइल हो गया। 5 कार्बन और सब सिंगल बॉन्ड में है, तो पेंटेन, और CN ग्रुप चूंकि नाइट्राइल है तो इसलिए पेंटेन नाइट्राइल इसका नाम हो। अब देखिए अगला ग्रुप है हमारा, इसको ROR अगर ऐसे होगा इस तरह से इधर जो है श्रृंखला चलेंगी तो इसको हम ईथर बोलते हैं। अगर प्रीफिक्स में लिखेंगे तो इसको एल्कोक्सी लिखते हैं, और सफिक्स में देखिए डॉट लाइन लिखा है यानी उसी तरह लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर CH3 CH2O CH2 CH3 लिखा है, तो यहाँ पर देखिए वो बीच में, इधर आ रहा है इधर आ रहा है, तो वो बीच में इधर भी चेन है इधर भी चेन है, तो दोनों तरफ चूंकि 2 कार्बन है CH2 CH3 है, तो इसको एथिल ग्रुप जैसे होता था, तो एक इधर भी एथिल एक इधर भी, तो इसे एथॉक्सी एथेन बोलेंगे। ऑक्सी वर्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ईथर जुड़ा हुआ है, और एक तरफ एथिल ग्रुप है तो एथॉक्सी बोल देंगे इतने को, और इतना ये इथेन है, तो एथॉक्सी इथेन इसका नाम हो जाएगा। अभी आगे देखें कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी COOH ग्रुप लगा होगा, तो इसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, और प्रीफिक्स में कार्बोक्सी और सफिक्स में ओइक अम्ल लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे 1 2 3 4 कार्बन की ये श्रृंखला है, और इसमें COOH जुड़ा हुआ है, तो ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। ओइक अम्ल लिखना है, ब्यूटेन है तो ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। अब यहाँ पर COO, यहाँ पर माइनस यानी एक हाइड्रोजन इसका निकल गया है, तो इसे कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अगर हाइड्रोजन निकल जाए आयन के रूप में H+ के रूप में, तो जो बचेगा उसे हम कार्बोक्सिलेट आयन लिखते हैं। प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं लिखा है, और सफिक्स में O8 लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे इसमें प्रीफिक्स में एल्कोक्सी था तो एथॉक्सी इथेन लिखा था, सफिक्स कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर सफिक्स प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं रहेगा, हमेशा सफिक्स में ही लिखेंगे, मतलब पहले नहीं यूज होगा वर्ड, बाद में ही यूज होगा। तो जैसे यहाँ पर CH3 CH2 का होल ट्वाइस CO2 Na+ है यानी COO Na+, तो डबल O में एक O के साथ निगेटिव और Na के साथ पॉजिटिव। तो अगर इसको लिखना होगा तो चूंकि 4 कार्बन है तो, और सोडियम है तो सोडियम ब्यूटेनोएट लिखेंगे, O8 बाद में लिखेंगे। जैसे ईथर में एल्कोक्सी पहले है बाद में कुछ नहीं, तो इसका नाम एथॉक्सी इथेन लिखा है। उसी प्रकार O8 बाद में है, पहले कुछ भी नहीं, तो पहले की बात नहीं करेंगे, बाद वाले के शब्द की बात करेंगे, तो सोडियम ब्यूटेनोएट होगा क्योंकि 4 कार्बन है और COO- ग्रुप जुड़ा है सोडियम आयन के साथ, तो सोडियम ब्यूटेनोएट इसका नाम हो जाएगा।
अब देखें यहाँ पर एस्टर COOR ग्रुप अगर जुड़ा है चेन के साथ में तो इसे हम ईस्टर बोलते हैं। इसको नाम लिखना होगा तो प्रीफिक्स में एल्क सी कार्बोनिल बोलेंगे और बाद में O8 वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखें CH3 CH2 COO CH3 है, R की जगह CH3 आ गया, तो ये पूरा O8 ग्रुप में हम लिखेंगे क्योंकि ईस्टर ग्रुप है। तो यहाँ पर COOR की जगह मेथिल है, देखिए CH3 है, तो मेथाइल और 1 2 3 कार्बन की चेन है तो 3 के लिए प्रोपेन, तो प्रोपेनोएट, तो मेथाइल प्रोपेनोएट इसका नाम हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं एसिल हैलाइड, तो COOX, यक्स का मतलब कोई हैलाइड होगा जैसा नाम लिखा है, हैलाइड यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इनमें से कोई यहाँ जुड़ा होगा तो इसे एसिल हैलाइड बोलते हैं। तो प्रीफिक्स में पहले अगर कोई वर्ड यूज करेंगे लिखते समय तो हम टैलो कार्बोनिल वर्ड यूज करेंगे और बाद में यूज करेंगे तो आयल हैलाइड लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए CO और X की जगह Cl है, तो यहाँ पर जो है 1 2 3 4 कार्बन की श्रृंखला हो गई, तो 4 के लिए ब्यूटे और आयल हाइलाइड तो ब्यूटेनॉयल और हाइलाइड में X की जगह क्लोरीन है तो क्लोराइड लिखेंगे, तो ब्यूटेनॉयल क्लोराइड इसका नाम लिख देंगे हम लोग। तो इस प्रकार से हम लोग नामकरण करते हैं। अब अगला आ जाता है हमारा एमीन, तो अगर NH2 ग्रुप हो या एक H और हट के NH भर बचे तो 2 यहाँ पर हो जाएंगे, या ये भी हाइड्रोजन जो एक बचा ये भी हट जाए तो N तीनों तरफ एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो ये हमारा एमीन आ जाएंगे। एमीन के अंतर्गत इनको हम लोग गिनेंगे। अब इसको एमीन के लिए प्रारंभ में अगर लिखना हो प्रीफिक्स में तो एमीनो लिखेंगे, और अगर सफिक्स यानी बाद में लिखना हो तो इसे हम एमाइन लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए CH3 CH NH2 CH2 CH3 है। अब NH2 है तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, 4, और दूसरे नंबर पर NH2 जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से CH3 CH NH2 CH2 CH3, इस तरह से लिखेंगे हम लोग। तो जब इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कार्बन हो गए, तो इसका मतलब ब्यूटेन वाला स्थिति बन गई। तो दूसरे नंबर पर अमीनो ग्रुप लगा है तो 2 ब्यूटेनोमीन इसका नाम देंगे, या इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 एमिनो ब्यूटेन, 2 एमिनो ब्यूटेन भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इनके नाम लिखते हैं। अब देखिए आगे आ जाता है हमारा एमाइन, एमाइड, तो CONH2 CONH, अब एक हाइड्रोजन और हटेगा तो उसकी जगह में कोई एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा, या 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे तो उनकी जगह में 2 एल्किल ग्रुप जुड़ गए, तो एक एल्किल ग्रुप के लिए R लिखा, 2 के लिए उसने क्या लिखा R2 लिख दिया। तो जब एमाइड ग्रुप होगा यानी CONH2 या CONHR या CONR2 तो हम कार्बाइल लिखेंगे। एमाइड ग्रुप के लिए कार्बाइल वर्ड प्रीफिक्स यानी पहले लिखना होगा तो कार्बाइल लिखेंगे, बाद में लिखना होगा तो चूंकि एमाइड है तो एमाइड लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए CH3 CH2 का होल ट्वाइस CONH2 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन हो जाएगा, और CONH2 ग्रुप लिखा है तो एमाइड हो जाएगा, चूंकि पहला कार्बन यहीं से शुरू होगा तो एमाइड लिख दिया, 1 2 कुछ नहीं लिखा, तो ब्यूटेन एमाइड इसका सीधा सीधा नाम लिख दिया। अब आगे आ जाता है हमारा नाइट्रो यौगिक। अगर नाइट्रो यौगिक की बात करें तो NO2 ग्रुप को हम लोग नाइट्रो यौगिक कहेंगे। प्रीफिक्स में नाइट्रो वर्ड यूज करेंगे, सफिक्स में कुछ भी नहीं। तो अगर CH3 CH2 का होल थ्राइस NO2 है तो इसका नाम
अब देखिए जहाँ पर लगा है वहीं से गिनती शुरू होगी, और चूंकि 4 कार्बन है, 3 तो ये है, एक ये, तो 4, तो पहले नंबर पर NO2 ग्रुप है, तो 1 नाइट्रोब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा 1 नाइट्रोब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन की श्रृंखला है, इसलिए ब्यूटेन लिखा। अब आगे आ जाता है सल्फोनिक अम्ल। तो SO3H हमारा सल्फोनिक अम्ल है। अगर पहले लिख करके हम यूज करेंगे तो प्रीफिक्स में सल्फो लगाएंगे, और अगर बाद में लिखेंगे तो सल्फोनिक अम्ल हम सीधा लिखेंगे। तो देखिए CH3SO3H, तो CH3 के साथ SO3H है, CH3 हमारा मेथिल है, तो मेथिल सल्फोनिक एसिड इसका नाम हो जाए। तो इस प्रकार से हम लोग नाम लिखते हैं। अब देखिए इसको पढ़ते हैं यहाँ से। कह रहा है बहुक्रियात्मक समूह वाले यौगिकों में उनमें से एक क्रियात्मक समूह को मुख्य क्रियात्मक समूह मान लिया जाता है और उस आधार पर यौगिक का नाम दिया जाता है। तो ध्यान दीजिए, जहाँ पर बहुत सारे क्रियात्मक समूह होते हैं तो किसी एक को हम मुख्य क्रियात्मक समूह मान लेते हैं, और वहीं उसी के आधार पर पूरे यौगिक का नाम दिया जाता है। उचित पूर्व लग्नों का उपयोग करके बचे हुए क्रियात्मक समूहों को प्रतिस्थापी के रूप में नाम दिया जाता है। उचित पूर्व लग्नों का उपयोग करके बचे हुए क्रियात्मक समूहों को प्रतिस्थापी के रूप में नाम दिया जाता है। तो ध्यान दीजिए कि बाकी जो बचते हैं, एक को मुख्य मान लिया जाता है, तो बाकी जो बचते हैं उन्हें प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूएंट के रूप में नाम दिया जाता है। अब मुख्य क्रियात्मक समूह जो होता है हमारा, कह रहा है मुख्य क्रियात्मक समूह जो है हमारा, तो मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। कुछ क्रियात्मक समूहों का घटता हुआ प्राथमिकता क्रम इस प्रकार है। तो कुछ क्रियात्मक समूह हैं जिनका प्राथमिकता का क्रम नीचे दिया गया है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग लिखेंगे, जैसे COOH है, SO3H, COOR, R यहाँ पर एल्किल समूह रहेगा, COCl, CONH2, CN है, HC डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O यानी कीटोन है, एल्कोहल है, एमीन है, और यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड इधर है, इधर सिंगल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड है, C ट्रिपल बॉन्ड है, यानी इन है, ये आइन है, इस हिसाब से। तो कुल मिला के ये क्रम में सबसे प्राथमिकता इसको देंगे, फिर उसके बाद इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इसी तरह ये क्रम से प्राथमिकता का क्रम घटता चला जाएगा। यानी जो बाद में होगा उसे हम बाद में वरीयता देंगे, जो पहले होगा उसे हम पहले वरीयता देंगे। अब देखिए यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि RC6H5। अब यहाँ पर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कामा या NO2, एल्काक्सी, OR आदि को हमेशा प्रतिस्थापी पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाता है। तो ध्यान दीजिए, कहीं पर C6H5 जुड़ा हो या R मतलब एल्केन जुड़ा हो, हाइड्रोजन जुड़े हो, NO2 जुड़ा हो, या ईथर, एल्काक्सी मतलब OR यानी ईथर, इस तरह के कोई चीज़ें जुड़ी होंगी तो इन्हें हम पूर्व लग्न के रूप में हमेशा प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूएंट पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है। अतः अब क्या होगा कि यदि किसी यौगिक में एल्कोहल और कीटो समूह दोनों हो तो उसे हाइड्रोक्सी एल्केनोन नाम ही दिया जाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्सी समूह की अपेक्षा कीटो समूह को उच्च वरीयता प्राप्त है। तो इस बात को ध्यान देना है कि अगर हाइड्रोक्सी और कीटोन दोनों ग्रुप जुड़े हैं तो हाइड्रोक्सी एल्केनोन नाम दिया जाएगा, क्योंकि कीटोन समूह ज़्यादा वरीयता में है। यहाँ पर देखिए कीटोन पहले है और OH वाला बाद में, हाइड्रोक्सी बाद में, तो इसको पहले वरीयता देंगे तो हाइड्रोक्सी एल्केनोन नाम दिया जाएगा। बाद में जो आएगा उसे नाम लिखने में जो बाद में लिखा जाएगा वो ज़्यादा वरीयता वाला होगा,
तो कीटोन को ज़्यादा वरीयता इसलिए बाद में लिखा गया है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब देखिए आगे कह रहा है कि जैसे एग्जाम्पल से यहाँ समझाना चाह रहा है कि उदाहरणार्थ OHCH2CH2 का होल थ्राइस CH2COCH3 का नाम क्या होगा। तो इसका अगर हम नाम लिखें तो देखिए, चूंकि कीटोन को वरीयता प्राप्त है तो C डबल बॉन्ड OCH3 इधर है, तो इसको हम पहले वरीयता देंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे, OH CH2 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 3 बार है, 1 2 3 CH2 C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O CH3। अब देखें यहाँ पर कीटोन है, तो कीटोन को वरीयता चूंकि ज़्यादा है तो यहाँ से नाम लिखेंगे ताकि कीटोन पास में पड़े। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन वाली श्रृंखला है। तो 7वें पर OH है तो 7 हाइड्रोक्सी। अब 7 कार्बन है तो हेप्टेन, 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन। दूसरे नंबर पर कीटोन है तो 2 ऑन, ये नाम होगा, ना कि 2 हाइड्रोक्सी। इधर से लिखेंगे, मतलब हम यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्सी वैसे पहले नंबर पे है, तो ये 2 ऑक्सो हेप्टेन 7 अल, ये नाम नहीं हो सकता है, ठीक ना, ये नाम नहीं होगा, ये नाम हमारा सही होगा, ना कि ये नाम सही होगा, क्योंकि कीटोन हमारा फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा वरीयता वाला है OH की तुलना में, तो लास्ट में ओन जरूर आना चाहिए। इसी प्रकार देखिए BrCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर एल्कीन जो है ये डबल बॉन्ड वाला, ये हमारा क्या है, क्रिया है, बाद में इसको लिखना है। तो इसका अगर हमें नाम लिखना हो तो इसका सही नाम क्या होगा। अब यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 2 3, तो 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, 1 पर डबल बॉन्ड है तो 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन लास्ट में जरूर आएगा, क्योंकि इन की वरीयता ब्रोमीन से ज़्यादा है जो कि हाइड्रोजन है, ना कि 1 ब्रोमो प्रोप 2 इन होगा, ना कि 1 ब्रोमो। इधर से नाम नहीं लिखेंगे कि 1 2 3 इसको करें तो 3 में इन कर दें, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे इस बात। अब देखिए आगे कह रहा है कि यदि एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूहों की संख्या एक से अधिक हो तो उनकी संख्या दर्शाने के लिए उपर्युक्त पूर्वलग्न डाई ट्राई आदि वर्ग अनुलग्न के पूर्व लिखा जाता है, यानी सफिक्स, यानी जो बाद में है उसके पहले डाई ट्राई ये शब्द लिखे जाते हैं पूर्वलग्न यानी प्रारंभ में। ऐसे में वर्ग अनुलग्न यानी ग्रुप सफिक्स के पूर्व मूल एल्केन का पूर्ण नाम लिखते हैं। उदाहरण जैसे यहाँ पर देके समझा रहा है कि CH3OH CH2OH का नाम हम लोग लिखेंगे तो 2 कार्बन है तो इथेन होगा, और 1 और 2 दोनों पर OH लिखा है तो 2 OH है इसलिए डाई ऑल लिखेंगे। तो इस बात को हमें गंभीरता से समझना है। अब देखिए नीचे भी ध्यान देते हैं, ये तो हो गया, लेकिन कह रहा है परंतु एक से अधिक द्विआबंध या त्रिआबंध होने पर एल्केन का न प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो एल्केन में जो यन है ये नहीं प्रयुक्त करते ना, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 का नाम ब्यूटा 1,3 डाई इन होगा, ये ना नहीं लिखेंगे। 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है,
और पहले नंबर और चौथे नंबर पर डबल बॉन्ड है, पहले और 1 2 3 तीसरे नंबर पर। तो पहले और तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 1,3, 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 1,3, 2 जगह है और 2 के लिए डाई लिख देंगे और इन लिखेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लिखते हैं। तो जैसे एल्केन का ना नहीं लिखते तो उसी प्रकार से ब्यूटा लिखेंगे, ब्यूटेन नहीं लिखेंगे, ना नहीं लिखेंगे तो ब्यूटा 1,3 डाई इन हो जाएगा इसका नाम। CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 का। तो वही कह रहा है कि परंतु एक से अधिक द्विआबंध या त्रिआबंध होने पर एल्केन का ना प्रयुक्त नहीं किया। तो एल्केन का ना प्रयुक्त नहीं करेंगे तो ब्यूटेन नहीं ब्यूटा लिखेंगे, ब्यूटा 1,3 डाई और डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं तो इन लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर सारे IUPAC नाम को लिखते हैं, ये बात आपको समझना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं।